आज हम ब्लॉक वन जिसका अनुमान है इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, जिसमें हम आज यूनिट वन और यूनिट टू को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यूनिट वन का अनुमान है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इस यूनिट का साकत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के तारों पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मवासलात और इसके अखलाक, और मवासलात को हम अलग से पढ़ेंगे और मवासलात के अखलाक को भी हम अलग से देखेंगे। फिर हम बात करेंगे मवासलात के अनासर, जिसमें हम देखेंगे पैगाम, कम्युनिकेटर्स, और जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, रिसीवर यानी वसूल कंदा, तासीरात। फिर हम बात करेंगे मवासलात की इकसाम, इसमें हम देखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, और बाहमी राबते, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और मवासलात के 7 सीज। तो इन मवासलात के 7 सीज को हम डिस्कस करेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि मवासलात और इसके अमल की बुनियादी उसूल क्या है, और मवासलात के जब हम उसके मुख्तलिफ पहलू क्या हैं, और हमें जब मुख्तलिफ पहलू हम समझेंगे तो हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उसकी इम्पोर्टेंस का हम इस यूनिट में पता करेंगे, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और जैसे ही हम इस यूनिट को स्टडी करेंगे, आखिर तक हम इस यूनिट में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस क्या हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है, ये भी हम जानेंगे इस यूनिट के अंत तक। और हम इस यूनिट में देखेंगे कि जो ज़रूरी अनासर हैं कम्युनिकेशन में, जो ज़रूरी अनासर हैं और उनकी किरदार क्या है, उस पे भी हम बात करेंगे, वो हम जानेंगे। और हम इस यूनिट में 7 सीज़ जो हैं कम्युनिकेशन की, उस पे भी हम बात करेंगे और उनको भी हम जानेंगे। तो आ जाते हैं हम इस यूनिट के तारों पर। इंसान की बका के लिए राबिता बहुत ही ज़रूरी है, यानी राबिता जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसकी हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही अहमियत है। ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, इससे हमारी बिहेवियर को शेप मिलती है। जो जिस तरह से एक इंसान के लिए खाना, पीना, सोना बहुत ही ज़रूरी है, उसी तरह से कम्युनिकेशन का भी उतना ही अहम किरदार है हमारी लाइफ में। कम्युनिकेशन की ही मदद से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हम अवेयरनेस हमें मिलती है सराउंडिंग के बारे में, लोगों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। हमें कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हमें नॉलेज मिलती है, हमें अवेयरनेस मिलती है। तो अगर कम्युनिकेशन ना हो तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। जिस तरह से हम खाने-पीने के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उसी तरह से कम्युनिकेशन के बगैर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर हम देखेंगे हम कुछ सवालों का जवाब अगर हम ढूँढें कि कम्युनिकेशन के का मतलब क्या है, कि कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, अहमियत हमारी लाइफ में क्या है, या कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, और कम्युनिकेशन किस तरह से ट्रांसमिट होती है, किस तरह से मोशन में होती है। अगर हम इन सब सवालों का जवाब देखेंगे, तो इस यूनिट में हमें अंत तक इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, कौन-कौन सी स्टेजेस हैं, कौन-कौन से बैरियर्स हैं। तो इस यूनिट के अंत तक हम इन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन के जो 7 सीज़ हैं, वो क्या है। तो जब हम इन सवालों को नज़र में रखकर हम इन सवालों को नज़र में रखेंगे और इनका जो मीनिंग है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस लेसन में देखेंगे। तो सबसे पहले
कम्युनिकेशन और उसकी जो फंक्शंस हैं, यानी मवासलात और इसके अफला। तो सबसे पहले हम मवासलात पर हम बात करते हैं, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें मालूमात का तबादला होता है, जिसमें हम अपने परसेप्शंस शेयर करते हैं, आइडियाज़, व्यू पॉइंट्स लोगों के साथ शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन में इसमें बहुत सारी पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी इसमें हम कम्युनिकेशन जब होती है, या एक तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है, दूसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। तो हम ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है। यानी जो हम कम्युनिकेशन जब हम दूसरों के साथ करते हैं उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, यानी खुद से बात करते हैं, तो उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये दो अहम इकसाम है कम्युनिकेशन के। लेकिन कम्युनिकेशन में एक जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसमें एक टोन सेट होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो दोनों लोगों में दोनों इंडिविजुअल्स में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन इसके अलावा, लैंग्वेज के अलावा, नॉन वर्बल क्यूज़, नॉन वर्बल एक्शन, फिजिकल एक्शंस जिनसे हम नॉन बॉडी लैंग्वेज जिसमें शामिल है साइन लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज, टच, आई कांटेक्ट या यूज़ ऑफ राइटिंग जो है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ जाती है। तो कम्युनिकेशन हम पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, या वन पर्सन टू मैनी पर्सन्स भी कम्युनिकेशन हो सकती है, या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है। ये हम आगे इनको तफसील से इनको हम डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन में इसमें हम पैगाम सेंड करते हैं, यानी इसमें मैसेज सेंड की जाती हैं। डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जब मैसेज सेंड की जाती है। इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ का दोनों का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं। जो जब मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है तो मीडियम का इस्तेमाल होता है, तो नॉन वर्बल वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल होता है ताकि हम आइडियाज़ को, एक्शंस को, जेस्चर को शेयर कर सकें, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकें, दूसरों तक हम बात पहुंचा सकें। तो ये सब जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल है। तो कम्युनिकेशन जो है ये मुख्तलिफ सतहों पर होती है। बहुत सारे जो माहिरीन हैं उन्होंने कम्युनिकेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा है। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ही एक जनरल व्यू में इनको स्टडी किया है। इनमें एनिमल कम्युनिकेशन को भी स्टडी किया है, ह्यूमन कम्युनिकेशन को भी स्टडी किया है। और कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को बहुत ही नैरो तरीके से उनको डिफ़ाइन किया है, यानी खाली ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो है कम्युनिकेशन का लिया गया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर और एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज को, एटीट्यूड को, फीलिंग को, बिहेवियर को हम साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को ऑन कोट्स में पढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन जो है इज़ देयरफॉर अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, फीलिंग्स अमंग टू और मोर पर्सन्स थ्रू सर्टेन साइंस एंड सिंबल्स। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन जो है ये हम इसमें हम पैगाम भेजते हैं, यानी इससे मैसेज जो हम रिसीवर तक पहुंचाते हैं। हम डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस जो है कम्युनिकेशन की, जो फंक्शंस यानी जिनको हम कहते हैं मवासलात के इफ़्ला। तो अब हम मवासलात के इफ़्ला को हम देखेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है इनमें उसको हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले
जो बेसिक फंक्शन है कम्युनिकेशन की, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है वो है मालूमात, दूसरा है कायल करना, फिर बहस व मुबाहिसा, हिदायत, फिर एंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद सकाफ़ती फ़रोग और उसके बाद इज़्मा। तो ये सब जो है ये मवासलात के इफ़्लाह हैं, यानी फ़ंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली फ़ंक्शन को, जिनको हम मालूमात कहते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन की जो पहली फ़ंक्शन है, वो है हम दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें, दूसरों तक मालूमात जो हैं, मालूमात का ज़रिया पहुँचाने का ज़रिया जो है वो कम्युनिकेशन ही है। और इन्फॉर्मेशन जो है इसके एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डाइवर्स मीनिंग है, यानी इसमें बहुत सारे माने हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम जनरल वे में इसको बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मालूमात की के तसव्वुर का गहरा ताल्लुक हिदायत, अमल, ज़हनी महरक, नमूना, इदारक और नुमाइंदगी फ़राहम करने से है। यानी अगर हम इसको इसकी ट्रांसलेशन को अगर हम देखेंगे, इसकी एक्चुअल डेफिनिशन जो है इस फंक्शन की, यानी इन्फॉर्मेशन की, वो ये है कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्मेशन का, इसका ये काम है कि ये इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करता है, नॉलेज को, मीनिंग, मेंटल स्टिमुलस, पैटर्न, परसेप्शन या रिप्रेजेंटेशन का काम है। और उसके बाद दूसरी फंक्शन जो है कम्युनिकेशन की, वो है कायल करना, यानी पर्सुएशन, पर्सुएट करना, लोगों को पर्सुएट करना। ये दूसरी फंक्शन है कम्युनिकेशन की। पर्सुएशन जो है ये एक ऐसी फॉर्म है जो समाजी असर व सरों की एक फॉर्म है। तो ये एक ऐसा अमल है जो लोगों को गाइड करता है, लोगों को पर्सुएट करता है कि आइडिया को अडॉप्ट कर सके, एटीट्यूड डेवलप कर सके, या रैशनल थिंकिंग कर सके, या सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो एक एक इंसान को ये पर्सुएट करता है लॉजिकल लॉजिकली सोचने में, एटीट्यूड डेवलप करने में, आइडियाज़ को अडॉप्ट करने में ये मदद करता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, यानी एक ऐसी फंक्शन है, यानी कम्युनिकेशन की, पर्सुएशन। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्ट्रैटेजीज़, वो हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें की जाती है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसमें अपील की जाती है, इसमें रादर देन इसमें स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा है कि पर्सुएशन जो है, इसकी जो कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो पर्सुएशन है। पर्सुएशन एक दूसरी पार्टी को मुतासिर करता है, उसको कायल करता है कोई भी डिसीजन लेने में, या कोई भी आइडिया को अडॉप्ट करने में, या कोई भी एक्शन लेने में उसको पर्सुएट करता है। उसके बाद बहस व मबाहिसा, यानी डिबेट और डिस्कशन जिसको हम कहते हैं। डिबेट जो है ये एक फॉर्मल मेथड है, एक इंटरैक्टिव आर्गुमेंट का एक फॉर्मल मेथड है। डिबेट इसको हम जनरल कैटेगरी में इसको लेते हैं, लेकिन डिबेट में पर्सुएशन भी आता है। डिबेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जो हमने पिछले यूनिट में पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया। अ, जब हम कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे थे, तब हमने इन सब एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया है। तो कम्युनिकेशन में इसमें यानी डिबेट्स और डिस्कशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें इसमें एक ऐसी फंक्शन है जिससे लोग लोग जो है एक इमोशनल अपील, लोगों को इमोशनल अपील करता है, या ऑडियंस को अ, अ, किसी काम के लिए कायल करता है, या डिस्कस करने के लिए मुतवाजा करता है, या डिफरेंट मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करने के लिए उनको यानी उनको पर्सुएट करता है, उनको कायल करता है।
उसको हम डिबेट कहते हैं। तो डिबेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन की। ये डिबेट हम बहुत सारी इसमें हम पार्लियामेंट में हम डिबेट देख सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हम डिबेट देख सकते हैं। ऑडियंस जब डिबेट किया जाता है तब जज होता है उसमें, ऑडियंस होती है जो वोट करते हैं, तो ऑडियंस के वोट पे और जज के डिस्कशन पे डिबेट का रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो डिबेट हम मुख्तलिफ पहलू में इनको देखते हैं, डिबेट कहाँ-कहाँ पर इनकी एग्ज़ाम्पल्स जैसे कि पार्लियामेंट में इसको हम देख सकते हैं, वहाँ पर डिबेट किया जाता है, किसी भी पहलू को डिस्कस किया जाता है, उस पे बहस किया जाता है। तो उसके बाद जो है इसके अलावा जो मवासलात की अफ़ला जो है, वो है इंस्ट्रक्ट यानी हिदायत। इंस्ट्रक्ट जो है ये भी एक बेसिक फ़ॉर्म है, ये भी एक बेसिक फ़ंक्शन है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन की जो यानी इंस्ट्रक्शन जो है, ये हम 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो कमांड देने के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी किस तरह से कोई काम किया जाए, किसी बिहेवियर को किस तरह से अमल में लाया जाए, कोई मेथड किस तरह से उसको किसी काम को किस तरह से किया जाए, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है। तो इंस्ट्रक्शन जो है इसकी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसको हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रक्शन तब से स्टार्ट होती हैं जब हम दुनिया में आते हैं और तब तक चलती रहती हैं जब हमारा जो इस दुनिया में रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है, तब तक इंस्ट्रक्शन वाला रोल भी कंटिन्यू रहता है हमारे साथ। यानी इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम अवेयरनेस क्रिएट होती है, हम इंस्ट्रक्शन से हमें डायरेक्शन मिलती है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोसाइटी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन की। उसके बाद एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर जिससे हमें प्लेजर मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है ऑडियंस को। डे टू डे वर्क से रिलैक्सेशन मिलती है, उनको प्लेजर मिलता है। और ऑडियंस जो है ये एंटरटेनमेंट में पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मूवीज़ जब देखते हैं तब हम पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम एंटरटेन होते हैं, लेकिन पैसिवली पार्टिसिपेशन होती है हमारी। या जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन हम तब करते हैं जब हम गेम्स खेलते हैं, या जब हम एक्टिवली किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर हमारा रोल एक्टिव रोल होगा। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए हम वो सब एक्टिविटी करते हैं। तो एक इंसान के लिए डे टू डे लाइफ से ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जो डेली रूटीन में उसकी जो मोनोटनी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ताकि जो उसका अटेंशन है वो डाइवर्ट होना चाहिए और टेंशन से वो दूर होना चाहिए। तो इसीलिए हर कोई इंसान जो है वो उसका कोई ना कोई एंटरटेनमेंट सोर्स होता है जिससे वो एंटरटेन होता है। तो अटेंशन डाइवर्जन का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एलिमेंट्स होना, बल्कि अटेंशन जब हम अपने अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, वो हम एक पॉजिटिव सेंस में उसको हम डाइवर्ट करते हैं। यानी अगर हम कोई मूवी देखते हैं, उस मूवी से हम खाली एजुकेट नहीं होते, बल्कि उस मूवी से हमें एक सबक भी मिलता है, उसका एक मॉरल भी होता है, या लाइफ लेसन भी उससे मिलता है। तो एक तो वो हमें एंटरटेन भी करता है, उसके अलावा हमें एजुकेट भी करता है। यानी इसका एक पॉजिटिव रोल है हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट का। जैसे कि हम जो बहुत ही मशहूर कॉमेडियंस हैं जैसे चार्ली चैपलिन, लॉरियल हैं या हार्डी मूवी हैं, उनसे हम एंटरटेन होते हैं। ये एक तो हमें एंटरटेन करते हैं, उसके अलावा हमें ये लाइफ पे कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे ज़रिए हैं जिनसे हम एंटरटेन हो सकते हैं। जैसे कि ड्रामा में पार्टिसिपेट लेना, या म्यूज़िक, फ़िल्म्स उनको देखना, पिक्चर्स को देखना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या उनको वॉच करना, क्रिकेट, फुटबॉल या किसी भी और गेम को, किसी भी और स्पोर्ट को देखना, ये भी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। इसके बाद कल्चरल प्रमोशन यानी सकाफ़ती फ़रोग़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, एक मेजर सोर्स है कम्युनिकेशन का। इससे हम ये
सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया है। जिससे हम हमारी जो क्रिएटिव अर्ज है, उसको हम सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद इंज़माम यानी जिसको हम इंटेग्रेशन कहते हैं। यानी इंटेग्रेशन से हम दूसरे कल्चर के बारे में हम जानते हैं, दूसरे लोगों को हम समझ सकते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को हम समझते हैं, उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके कल्चर को हम समझते हैं और उनके साथ एक्टिवली हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके साथ उनके वे ऑफ लाइफ़ को हम एप्रिशिएट करते हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक-दूसरे को टॉलरेट करते हैं या एक-दूसरे में हम एक या हर किसी कल्चर में इन्फॉर्मेशन होती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये मवासलात के अफ़लाह हैं यानी फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं मवासलात के अनासर यानी जो कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। कम्युनिकेशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो है पैगाम यानी मैसेज, कम्युनिकेटर और उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया मीडियम जिसको हम चैनल भी कहते हैं, उसके बाद रिसीवर, फिर लास्ट में फीडबैक। तो सबसे पहले हम मैसेज को देखते हैं, जो एक कम्युनिकेशन का एक अहम अनासर है। ये सब अहम अनासर हैं, तो इन सब अनासर को हम देखते हैं। सबसे पहले मैसेज यानी पैगाम। मैसेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि मैसेज में ही मीनिंग जो है वो कैरी करता है। ये एक बुनियादी चीज़ है कम्युनिकेशन के अंदर, तो ये हम इससे हम मालूमात हासिल करते हैं। तो लेकिन कम्युनिकेशन जो मैसेज है उसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड होता है, वो ऑडियंस पे भी डिपेंड होता है। मैसेज को हम यानी पैगाम को हम किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे से यानी सेंडर से लेकर रिसीवर तक किस तरह से इसको पहुँचाते हैं। इसके लिए हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडियम का इस्तेमाल करते हैं या हम स्पोकन या रिटन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेडियो है, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, फ़िल्म्स हैं, पेंटिंग पोस्टर्स फ़ोटोग्राफ्स इससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। जब हम मैसेज की बात करते हैं, मैसेज का मतलब ये नहीं है कि हम खाली वर्ड से हम मैसेज पहुँचा सकते हैं, लेकिन हम इसके अलावा हम इमोशन से भी, एक्सप्रेशन से भी हम दूसरों तक मैसेज पहुँचा सकते हैं। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मदद से भी हम दूसरों तक, सेंडर तक हम रिसीवर तक हम रिसीवर तक सेंडर मैसेज पहुँचा सकता है। इसके बाद कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर जो है, ये एक अहम ज़रिया है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेटर की ही मदद से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कम्युनिकेटर की मदद से इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुँच जाती है। लेकिन कम्युनिकेटर पहले इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है, उसके बाद एनकोड करके मीडियम का इस्तेमाल करके रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाता है। यानी इसमें वो 4 स्टेप्स हैं, वो ये हैं, पहला वाला स्टेप ये है कि सबसे पहले जो कम्युनिकेटर होता है, वो सबसे पहले मैसेज को फ़ॉर्मुलेट करता है, उसको एक थॉट होता है, पहले सोचता है कि क्या मैसेज पहुँचानी है रिसीवर तक। जब वो सोचता है, जब वो इसको थॉट प्रोसेस इसकी करता है, उसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप होता है, वो है कि वो उन सब साइकोलॉजिकल या इंटरनल बैरियर्स जो हैं, उन सबको देखता है कि कौन-कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ सकते हैं, जो सेंडर से जितने भी बैरियर्स हो सकते हैं, तो उन सब बैरियर्स को देखता है, उन सब बैरियर्स को एनालाइज़ करता है। यानी नॉलेज, बिलीफ अपने नॉलेज को देखता है, बिलीफ को देखता है, बायस, फीलिंग इन सब को एनालाइज़ करता है। उसके बाद मैसेज को एनकोड करके वो मैसेज को फिर उसको एनकोड करके ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन वो किस तरह से करता है, वो मीडियम का इस्तेमाल करता है, चाहे वो ओरल मीडिया हो सकता है या रिटन मीडियम भी हो सकता है। तो मीडियम का इस्तेमाल करके वो रिसीवर तक मैसेज को पहुँचाता है। फिर उसके बाद हम एक गुड कम्युनिकेटर उसको हम कह सकते हैं जिसमें एक ऐसे स्किल्स हो कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी उसके पास थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, वैसे पहुँचाए यानी वो रिसीवर तक क्लियरली अपने थॉट्स, आइडियाज़ को
पहुँचाए, उसको हम गुड कम्युनिकेटर कहते हैं। या अपने आइडियाज़ को अनएम्बिगुअसली उसको फॉर्मुलेट कर सके, उसको एनकोड कर सके, उसको हम गुड कम्युनिकेटर कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होती है जब तक ना रिसीवर उसको फीडबैक दे सके, तब तक हम उसको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है, यानी जिसका तीसरा अनासर है, वो है कि ट्रांसमिशन मीडियम, जिसको हम चैनल भी कहते हैं। इसके बाद जब जैसे एक मैसेज होती है, मैसेज के बाद जब कम्युनिकेटर जब 4 स्टेप से गुज़रता है, उसके बाद वो मैसेज को एक एनकोड करके उस मैसेज को मीडियम के ज़रिए रिसीवर तक पहुँचाता है। लेकिन वो किस मीडियम का इस्तेमाल करता है? मीडियम जो है ये एक ऐसा पाथवे होता है, जिससे मैसेज जो है वो फ्लो हो जाती है। ये एक व्हीकल की तरह होती है, ये हमारी ये मीडियम जो है ये मैसेज को कैरी करता है। ये सेंडर से लेकर रिसीवर तक इस मैसेज को पहुँचाता है। लेकिन मीडियम जो है वो बहुत हो सकते हैं, जैसे कि वर्बल मीडियम, जैसे रिटन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, या फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकती है, जो वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि फेस टू फेस मीटिंग, टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसी तरह से रिटन फॉर्म वाली जो कम्युनिकेशन है, यानी वो चैनल जो है वो लेटर फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो ईमेल, मेमोज़, रिपोर्ट्स हो सकते हैं। और हम मुख्तलिफ यानी इन चैनल्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऑडियंस पे भी डिपेंड होता है, और हमारे कंटेंट पे, जो हमारे मैसेज का जो कंटेंट है, वो उस पे भी डिपेंड होता है कि किस मीडियम का इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद रिसीवर। रिसीवर जो है ये मैसेज को रिसीव करता है। सबसे पहले जैसे ही सेंडर ने मैसेज को एनकोड करके ट्रांसमिट किया, यानी मैसेज को ट्रांसमिट किया एक चैनल के ज़रिए, और उसके बाद जैसे ही ये रिसीवर तक पहुँचती है, तो रिसीवर इसको डिकोड करता है। यानी इसको एनालाइज़ करता है, इसको डिकोड करता है, इसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कम्युनिकेटर वाले जब कम्युनिकेटर है जो कम्युनिकेटर वाले लेवल पे भी हमने बैरियर्स देखे, हमने साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखे। तो जिस तरह से बैरियर्स, एरर जो है कम्युनिकेटर लेवल पे यानी सेंडर वाले लेवल पे आ सकती है, उसी तरह से रिसीवर वाले लेवल पे भी इन बैरियर्स को देखने को मिलता है। यानी बैरियर्स किस शक्ल में हो सकते हैं? नॉइस, नॉलेज, यानी रिसीवर के पास वैसी नॉलेज नहीं है जिस सेंस में सेंडर ने उस मैसेज को पहुंचाई है, या बिलीव भी है एक ये भी एक बैरियर बन सकता है। नॉइस भी एक बैरियर बन सकते हैं, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी एक बैरियर बन सकता है। तो जिस तरह से सेंडर पे हमने देखा कि सेंडर में भी बहुत सारी बैरियर्स हो सकते हैं, तो उसी तरह से रिसीवर अ, वाले लेवल पे भी बहुत सारी बैरियर्स देखने को मिलते हैं। तो जब रिसीवर जो है वो उस मैसेज को डिकोड करता है, डिकोड में भी एरर्स हो सकती है, यानी वो नॉलेज की बेसिस पे भी डिपेंड है, बिलीफ, एटीट्यूड, फीलिंग, वो सब इन पे डिपेंड होता है। तो उसको डिकोड करके उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है। यानी इसमें सबसे पहले जो रिसीवर होता है, वो मैसेज को सबसे पहले रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उस मैसेज को फ़िल्टर करता है, उसके बाद इंटरप्रेट करता है। इसमें भी हमने देखी साइकोलॉजिकल बैरियर्स रिसीवर वाले लेवल पे भी हम देख सकते हैं। नॉइस के फॉर्म में साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, एनवायरमेंटल बैरियर हो सकता है। ये सब बैरियर्स हैं जो रिसीवर वाले लेवल पे आ सकते हैं। उसके बाद फीडबैक। फीडबैक जो है ये एक हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जब सेंडर अपनी मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाता है, उसके बाद रिसीवर उस मैसेज का एक फीडबैक देता है, चाहे वो वर्बल क्यूज़ के ज़रिए या नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए वो मैसेज का फीडबैक दे सकता है। जब फीडबैक दिया जाता है, तो उससे पता चलती है कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रही है कि नहीं रही है। कि
उससे पता चलती है कि रिसीवर को मैसेज समझ में आ गई कि नहीं। यानी फीडबैक जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट अनासर है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मवासलात की जो इकसाम है, इनको हम देखेंगे। सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम बाहमी राब्ता भी कह सकते हैं, उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये सब जो है मवासलात के इकसाम है, यानी कम्युनिकेशन की काइंड्स है। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो एक इंडिविजुअल खुद के साथ बात करता है, खुद ही मैसेज क्रिएट करता है, उसको सेंड करता है, फिर उसके बाद खुद ही उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है। यानी खुद ही सवाल करता है, वो खुद ही जवाब देता है। या जब हम बात करते हैं, जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं, तब भी हम सबसे पहले हम अपनी मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, हम अपनी मैसेज को उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या हम सही बोल रहे हैं। उसको भी हम तब भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम डे टू डे लाइफ में हर कोई शख्स जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम सोचने से पहले भी करते हैं, किसी के साथ बात करने से पहले भी हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। और उसके बाद बाहमी राब्ते यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए, स्कॉलर्स का कहना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है, इसमें कम से कम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पे इंडिविजुअल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है। जो सेंडर यानी जो इंफॉर्मेशन को भेजता है प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल करके, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है, फिर उसके बाद फ़िल्टर करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या क्लासरूम में इंटरेक्शन होती है, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो मेन जो इकसाम है वो डायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है और इनडायरेक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इसमें डायरेक्ट चैनल का भी इस्तेमाल करते हैं और इनडायरेक्ट चैनल का भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। खाली हम वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू यानी वर्ड्स के ज़रिए ही हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बल्कि हम नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का, आई कॉन्टैक्ट का, प्रॉक्सिमिटी से भी हम अ पता करते हैं कि क्या क्या ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। तो उससे भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या इन्फॉर्मेशन की जो है कम्युनिकेशन की ये कौन सी इकसाम हो रही है, यानी कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है, तो उससे भी हमें पता चलती है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है ये यानी जो जब हम बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं, यानी 3 से ज़्यादा लोगों के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ये यूजुअली हम सोशल प्लेस में हम देखते हैं या वर्क प्लेस में हम इस तरीके की कम्युनिकेशन को देखते हैं। जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो एक वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, तब वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं, 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, तब हम उसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। यूजुअली ये सोशल प्लेसेस या वर्क प्लेसेस में देखने को मिलती है। इसमें भी हम मुख्तलिफ चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब एटीट्यूड पे डिपेंड होता है, बिलीव पे डिपेंड होता है, अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड होता है कि हम कौन-सी मीडियम का इस्तेमाल करें, किस चैनल का इस्तेमाल करें। वो उन सब पे डिपेंड होता है। जब लार्ज ग्रुप होता है तब लेस पर्सनल इंटीमेसी होती है। लेकिन उसकी जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज जो है, जब लार्ज ग्रुप होते हैं तो कम्युनिकेशन एक्सचेंज में बहुत ही कमी आ जाती है।
तो जितना ही छोटा ग्रुप हो जाता है तो कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रह जाता है। और उसके बाद मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में हम लार्ज ऑडियंस के साथ हम इंटरैक्ट होते हैं, हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन के साथ हम एट अ टाइम हम अपनी बात पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, जैसे कि मैगजीन्स, रेडियोस, टेलीविज़न, फिल्म्स, ये सब जो है ये मास मीडिया की एग्जांपल्स हैं। मास जो है मास का मतलब ही है ग्रेट वॉल्यूम या एक्सटेंड, रेंज और एक्सटेंड इसका मतलब है, यानी जब हम मास कम्युनिकेशन का मतलब ये बहुत सारे लोगों के साथ एट अ टाइम बात करना, एट अ टाइम अपनी मैसेज पहुंचाना। तो हम बहुत सारे मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, या रेडियो, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं मवासलात के 7 सीज़, यानी सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन। सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि इससे पहले हमने फंक्शंस देखे, एलिमेंट्स देखे, काइंड्स देखे कम्युनिकेशन के। अब हम देखते हैं 7 सीज़ जो है कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है एक पहला है कंटेंट, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, तीसरा है चैनल, चौथा है क्लैरिटी, पांचवा है कंपोजिशन, छठा है कंट्रास्ट और सातवां है कंसिस्टेंसी। तो ये 7 सीज है मवासलात के। तो सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट यानी जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं दूसरों तक, यानी रिसीवर तक। सबसे पहले जब भी हम कोई बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किया जाता है कि ऑडियंस हम ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं, हम कौन सी मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। उसको हम तो उससे हमें कंटेंट पता चलेगी कि हमारी जो हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या होगा, या जो हम बात कर रहे हैं हमारी जो मैसेज है उसका कंटेंट क्या होगा। तो कंटेंट जो है वो ऑडियंस पे भी डिपेंड है कि हम किस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सी जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन। हम सिचुएशन के हिसाब से ही मैसेज पहुंचा लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है लेकिन सिचुएशन जब सही नहीं होती है या सिचुएशन वैसी नहीं होती है कि हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो तब हम अ, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाते, उससे गुरेज़ी हम करते हैं। तो अपनी बात पहुँचाना उसके लिए यानी कंटेंट है, लेकिन वैसी सिचुएशन नहीं है, वैसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो हम हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम हमें जो दूसरा जो एक दूसरा पहलू जो है, जब हम बात करते हैं तो दूसरा पहलू ये है कि दूसरा अमल ये है कि हमें कंटेंट के बाद हमें सिचुएशन को देखना है, यानी कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि क्या हम अपनी बात इस कॉन्टेक्स्ट में पहुँचा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद चैनल। चैनल यानी किस मीडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल होता है, तो डिफरेंट चैनल्स भी सिचुएशन पे डिपेंड होती है, ऑडियंस पे भी डिपेंड होती है कि हम किस चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद क्लैरिटी। जब हम बात करते हैं तो क्लैरिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अक्सर उन वर्ड्स को नेग्लेक्ट करना चाहिए जिनसे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो, जिनसे डबल मीनिंग क्रिएट हो। तो उन वर्ड्स को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हमें उस सेंस में हमें बात पहुंचानी चाहिए जो रिसीवर के लिए भी काफ़ी आसाइश क्रिएट कर सके कि वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, वो इजीली अपनी इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके, यानी उसके लिए कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो मैसेज को अंडरस्टैंड करने में। यानी हमें सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद कंपोज़िशन, यानी जैसे हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, हमने विजुअलाइज़ किया, तब हम उसके बाद हम कंपोज़ करते हैं, यानी मैसेज को एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको कंपोज़ करते हैं, उसको दूसरों तक पहुँचाते हैं। यानी हमें ये मद्देनज़र रखना है कि हमारी जो बात है, हम जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, उसका गोल क्या है? क्या उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा
अगर होगा तो उसका रेज़ोल्यूशन क्या है, रीडर कैसा है या रिसीवर कैसा है, तो उसके बेसिस पे भी हम मैसेज को कंपोज़ करते हैं। और उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यानी हमें अपनी बात की तरह ध्यान देना चाहिए कि क्या हम सही कंटेंट का, सही कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारी बात कहीं कंट्रास्ट तो नहीं हो रही है, यानी जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो कंट्राडिक्ट तो नहीं हो रही है हमारी किसी और बात से। तो हमें उस बात का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिज़ाजी यानी कम्युनिकेशन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक अनएंडिंग प्रोसेस है। इसमें रिपिटिशन का रोल बहुत ही ज़रूरी है, या हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारी जो आइडियाज़ हैं, हम जो भी बात करते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें उन वर्ड्स का देखना है कि क्या हम कंसिस्टेंटली कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो, या कोई बात करते दौरान हम इस तरह से क्यूज़ क्रिएट तो नहीं करते हैं जिससे रिसीवर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो, या उसके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकें। यानी हमें इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमें कम्युनिकेशन जो है इस प्रोसेस को इसको मेंड करना चाहिए। अब हम देखते हैं खुलासा इस यूनिट का, जो हमने इस यूनिट में पढ़ा। इस यूनिट में हमने देखा कि फंक्शंस, काइंड्स, एलिमेंट्स क्या है मवासलात के, 7 सीज़ क्या है मवासलात के, हमने इस यूनिट में इनको तफसील से डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यानी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। इस यूनिट का साख़त कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के तारुफ़ पर बात करेंगे, मास मीडिया की इक़साम क्या हैं, सहाफ़त इस पे हम बात करेंगे जिसमें हम यानी मास मीडिया की इक़साम में हम सबसे पहले सहाफ़त को देखते हैं, नशरियात और टेलीकास्टिंग उस पे हम बात करेंगे, इंटरनेट, पब्लिशिंग जिसको हम इशाअत कहते हैं, और मोबाइल्स, मास मीडिया के असरात और ख़तरात क्या हैं, सहाफ़त के असरात, रेडियो और टेलीविज़न का असरात, फ़िल्मों का असरात, इंटरनेट का असरात। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम देखेंगे कि बहुत सारे मीडियम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन के मीडियम्स को, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया। लेकिन उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। उन मीडिया मास मीडिया क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। मास मीडिया कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कौन-कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल होता है, वो हम उनको इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे, तफ़सील से उनको हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जर्नलिज़्म जो है जर्नलिज़्म क्या है, उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या हो सकता है, रेडियो जो है उसकी रीच कहाँ-कहाँ तक हो सकती है, फ़िल्म्स उनका रोल क्या है, वो हमें सोशल रियलिटी किस तरह से दिखाती है, हमारी लाइफ में उनका इम्पैक्ट किस तरह से हो सकता है। टीवी का रोल हम देखेंगे, वो हमें किस तरह से मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि इंटरनेट है, उनको हम देखेंगे, उस मास मीडिया न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बात बहुत सारे हज़ारों लोगों तक एट अ टाइम पहुँचाते हैं, तो हम ऐसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी बात दूसरों तक यानी लार्ज ऑडियंस तक एट अ टाइम पहुँचा सकते हैं, जिसको हम मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं। मास कम्युनिकेशन यानी हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर सेंडर जो है वो मैसेज फॉर्मुलेट करता है, मैसेज को सेंड करता है प्रॉपर चैनल के थ्रू, और लार्ज ऑडियंस तक अपनी मैसेज को पहुँचाता है। वो मैसेज जो है वो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए भी का ज़रिया भी हो सकता है, या लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हो सकती है, लोगों को पर्सुएड करने के लिए भी उस इन्फॉर्मेशन को हम देते हैं, यानी लार्ज ऑडियंस तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया, जो भी एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के, उसी तरह से मास मीडिया में भी वो कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं।
यानी एनकोडिंग मैसेज को किस तरह से सेंड किया जाता है, उसको एनकोड पहले फॉर्मुलेट किस तरह से किया जाता है, उसको एनकोड किया जाता है, उसके बाद प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है। तो जो भी एलिमेंट्स जो हमने जनरल कम्युनिकेशन में देखे, वो हम मास मीडिया में भी वो कम्युनिकेशन देखने को, वो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो एन्कोडिंग, जब मैसेज की एन्कोडिंग होती है तब लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी आती है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, कैमरा का, रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता है। हमें ऑडियंस की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑडियंस किस तरह से है, ऑडियंस का जो एटीट्यूड है वो क्या है, वो किस तरह से हमारी मैसेज को समझ सकते हैं। तो जब सेंडर लार्ज ऑडियंस तक अपनी बात पहुँचाता है, तब इन सब बातों का ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जो मास कम्युनिकेशन है, इसमें प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल होता है। इसमें जैसे कि रेडियो, फ़िल्म्स, टीवी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जैसे कि वीडियो केबल, सैटेलाइट टीवीज़, वो भी हम मास मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये भी एक ज़रिया होता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक ज़रिया होता है। अब हम देखते हैं कि मास मीडिया के जो इक़साम हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मास मीडिया जो है ये एक मीडिया का ही एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिससे हम लार्ज ऑडियंस तक हम बात पहुँचाते हैं, यानी लार्ज पॉपुलेशन तक, या हम कह सकते हैं नेशन तक, स्टेट तक हम अपनी बात पहुँचाते हैं। असल में मास मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये 1920 में ये कॉइन हो गई थी। और उसके बाद जब रेडियो नेटवर्क जब इंट्रोड्यूस हो गया था, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था, यानी वो जब वो इसकी शुरुआत हो गई थी, तब मास मीडिया जो है ये उसके बाद मास मीडिया वर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस हो गया था 1920s में। तो मास मीडिया जो है इससे हम बहुत सारे लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, अपनी मैसेज को एट अ टाइम बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मास मीडिया के बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। इसमें ये बिज़नेस पर्पस भी हो सकता है, सोशल कंसर्न भी हो सकता है, एडवर्टाइज़िंग, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन के लिए भी हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए भी हम मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी मास मीडिया, या स्पोर्ट्स के लिए भी, या पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट के लिए भी मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नलिज़्म। जर्नलिज्म जो है ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर यानी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद वेरीफाई किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उनको इवेंट्स को क्रिएट किया जाता है, ट्रेंड्स को स्टडी किया जाता है, इश्यूज या लोगों को डिस्कस किया जाता है, उन बातों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। यानी जो लोग इस प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं। लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रिंटिंग टेक्स्ट जैसे ही इंट्रोड्यूस हो गया था यूरोप में 1500 में, तो वहाँ पर ही जर्नलिज्म का आगाज़ वहीं पर हो गया था। तो जर्नलिज्म में हम मैसेज को थाउज़ेंड लोगों या हज़ारों लोगों, हज़ारों से ज़्यादा लोगों तक एट अ टाइम हम मैसेज पहुँचा सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, यानी नशरियात और टेलीकास्टिंग जिसको हम कहते हैं। नशरियात जो है ये हम ऑडियो या वीडियो के ज़रिए हम ब्रॉडकास्टिंग जो है वो रिसिपेंट तक वो हम करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को हम रिसिपेंट तक पहुँचाते हैं। यानी बहुत सारे ऑडियंस तक, लार्ज ऑडियंस तक हम इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, या ऑडियो या वीडियो के सिग्नल के थ्रू। इसमें हम इसमें बहुत सारे यानी चैनल्स का, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे म्यूज़िक वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो म्यूज़िक वर्ल्ड में जब ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो अ, उसके लिए बहुत सारी चैनल्स हैं जिनसे ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। रेडियो, आजकल इंटरनेट में जो ऐप्स हैं, तो उनके ज़रिए भी हम ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। तो ये ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है।
जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं, ये लोगों तक पहुँच जाती हैं, ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए ही लोगों तक पहुँच जाती है। या इसके अलावा केबल प्रोग्राम्स जो हैं, ये भी साइमल्टेनियसली लोगों तक पहुँचती हैं। लेकिन इसमें केबल प्रोग्राम्स में लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं, लिमिटेड ऑडियंस होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि या ब्रॉडकास्टिंग आजकल इंटरनेट के थ्रू भी की जाती है। तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जिनसे ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। जैसे कि बीबीसी जो है, इसकी बहुत सारी चैनल्स हैं जिनके ज़रिए ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। इसके बाद इंटरनेट, यानी इंटरनेट जो है इसको हम नेट भी कहते हैं, इसको हम वेब भी कहते हैं। इंटरनेट जो है ये इसको हम इसकी जो डेफ़िनिशन है, इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ये एक ऐसी मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो है लार्ज ऑडियंस तक पहुँचाती है, लेकिन इसमें पैकेट स्विच का इस्तेमाल होता है, यानी इसमें स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का इस्तेमाल होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लार्जर ऑडियंस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है एट अ टाइम। इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट या फाइल ट्रांसफ़र, इंटरलिंक्ड वेब पेज हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम लोगों तक उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों तक शेयर करते हैं। तो उन के ज़रिए भी हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उन लोगों तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इंटरनेट का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। इसको हम देख सकते हैं आज, जैसे ही ये इंटरनेट मोबाइल के साथ मर्ज हो गया, तो उसकी जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसकी मदद से इन्फॉर्मेशन जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद पब्लिशिंग। पब्लिशिंग यानी ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो लिटरेचर या इन्फॉर्मेशन के साथ वाबस्ता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाती है, या लिटरेचर लोगों तक पहुँचाना, उसको हम पब्लिशिंग कहते हैं। इसमें ऑथर जो है वो पब्लिशर का इस्तेमाल करके, यानी किसी भी पब्लिशिंग हाउस का इस्तेमाल करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। इसमें जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स, वो भी पब्लिशिंग हाउस में ही शामिल इसमें ही आ जाता है। इसके एक एग्ज़ाम्पल्स हैं। और डिजिटल इन्फॉर्मेशन आजकल देखने को मिलती है, जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स का हम देख सकते हैं कि न्यूज़ ऐप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो या आज बुक्स भी डिजिटलाइज़ हो गई हैं, यानी ई-बुक्स हैं, या जर्नल्स भी, ऑनलाइन जर्नल्स भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, मास कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। इसके बाद मोबाइल्स। मोबाइल्स जो है ये एक्चुअली 1997 में जापान में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो मास मीडिया जो है, मोबाइल मास मीडिया जो है एक्चुअली 98 में ये यूज़ हो गया। इसका जो यूज़ है 1998 में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो डाउनलोडेबल रिंगटोन था, वो फ़िनलैंड में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो उसके बाद जैसे ही अम, अ, इंटरनेट भी इसके साथ मर्ज हो गया, तो उसके जो यूज़र्स हैं मोबाइल के, वो ज़्यादा बढ़ गए। इसकी जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले। तो इसके अलावा बहुत सारे, यानी 8 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा वर्थ जो है वो मोबाइल म्यूज़िक देखने को मिलता है, या जैसे कि एमपी3 फाइल्स हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ हैं, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग है, सर्विसेज़ हैं, और इसके अलावा मोबाइल गेम्स हैं, या बहुत सारे न्यूज़ ऐप्स हैं, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइज़िंग सर्विसेज़ हैं। वो भी हम देख सकते हैं कि मोबाइल्स के ज़रिए इनकी जो इनका जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो गेम्स की बात करें, ऑडियो की बात कर सकते हैं, वीडियो, तो इनका यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि मोबाइल यानी मास मीडिया जो है के असरात और खतरात जो हैं वो क्या हैं? मास मीडिया के असरात और खतरात, यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनका जिनका यानी एडवांटेज भी है, जिनका डिसएडवांटेज भी है। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो उसकी एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। ये हम आगे जाके तफसील में इसको हम देखते हैं।
लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें मास मीडिया जो है, इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जितनी इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, वो ज़्यादा मास मीडिया का मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ताकि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डेवलप हो जाए, वो मेंटेन रहे, वो एनहांस रहे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ये कहा जाता है कि पावर है, और हम इन्फॉर्मेशन जो है ये हम मास मीडिया से ही हम हासिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन जब मास मीडिया के थ्रू जब कोई भी बात जो है ये जल्दी फैल जाती है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो उसकी जो पहुँच है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी वो उसकी मास मीडिया के थ्रू जो कोई भी मैसेज होती है, उसके जो ऑडियंस हैं वो लार्ज होते हैं, उसके जो यूज़र्स हैं वो बहुत ही लार्ज होती है। यानी मैसेज जो है वो बहुत दूर तक पहुँच जाती है। और जैसे ही मास मीडिया में जैसे कि जर्नलिज्म, प्रिंट मीडिया इसमें शामिल है, रेडियो, फ़िल्म्स, टीवी, सैटेलाइट टीवी, इन सब ये सब इनमें शामिल हैं। तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इनके बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी हैं हमारी लाइफ़ में। तो देखते हैं कि जो मेजर कंसर्न्स हैं, क्या जो डेंजर्स है मास मीडिया का, वो है सबसे पहले मैनिपुलेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। यानी मैनिपुलेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये एक इस तरह से ट्रिकी वे में क्लेवर सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि मीनिंग को अल्टर किया जाता है। जो विजुअल्स हैं, जो रिकॉर्डेड जो भी वीडियो होगा या ऑडियो होगा, उसको एडिट किया जाता है, उसको डिस्टॉर्टेड वे में उसको पेश किया जाता है। यानी जो ओरिजिनल मैसेज है उसको ओरिजिनल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको एक ट्रिकी सेंस में उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैनिपुलेशन जो है एक सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी लोगों को एक प्राइवेसी नहीं मिलती, जो उसके यूज़र्स हैं, उनको प्राइवेसी का इश्यू होता है। वो पब्लिक प्लेसेस में उनको जब वो मास मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो प्राइवेसी का एक मेजर इश्यू देखने को मिलता है। जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन होगी, या चाहे वो गवर्नमेंट साइट्स होगी, साइंटिफिक साइट्स होगी, तो प्राइवेसी का इश्यू जो है वो रहता है। और उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। एक सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हम गवर्नमेंट साइट्स पे भी हम देखते हैं, या इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट से भी हम सिक्योरिटी इश्यूज़ देख सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी वायलेट हो जाता है जब इंटरनेट की बात करते हैं, जब हम मास मीडिया की बात करते हैं। तो ये सब जो है ये इनके ड्रॉबैक्स हैं। ये सब हम इंटरनेट में हम ज़्यादा देखने को मिलता है, इस तरीके के ड्रॉबैक्स। आपका शुक्रिया।